नमस्कार बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी में बात करेंगे पादप पुनर्स्थापन के लाभ और हानियों के बारे में। पिछले जो क्लास थी हमारी उसमें हमने चर्चा की थी पादप पुनर्स्थापन के बारे में कि उसके अंदर उसकी प्रक्रियाएं क्या क्या थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे पादप पुनर्स्थापन के लाभ और हानि। पादप पुनर्स्थापन होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको स्मरण करवा देता हूं कि पादप पुनर्स्थापन क्या होता है कि जिस क्षेत्र में किसी भी प्रजाति को नहीं उगाया जाता है वहां पर उस प्रजाति को ले जाकर उगाना ही क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पादप पुनर्स्थापन के लाभ एवं हानि। तो सबसे पहले बात आती है पादप पुनर्स्थापन के लाभ। अगर हम बात करें लाभ के बारे में कि लाभ क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो लाभ आता है, पहला लाभ यही आता है कि नई फसल या किस्म का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा इसके अंदर आता है इससे बिना चयन तथा बिना संकरण किए नई किस्म प्राप्त की जा सकती है। बिना चयन किए और बिना संकरण किए हुए नई किस्म प्राप्त की जा सकती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक तो जो परिश्रम जो है, मेहनत है एवं धन व समय की क्या होती है, बचत होती है। तीसरा इसमें आता है फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जा सकती है। लास्ट इसका लाभ ये है वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां प्राप्त की जा सकती है। अब ये पादप पुनर्स्थापन के लाभ हैं। इसमें क्या है कि पहला लाभ जो आता है वो आता है नई किस्म प्राप्त की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का ना तो चयन करने की आवश्यकता पड़ती है, ना इसमें संकरण कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे भी हमें फायदा क्या है कि हमारा इसमें श्रम जो है, हमारा जो परिश्रम जो है, प्लस हमारा जो धन है, प्लस समय है,
ये सब हमारी इसमें क्या होती है, बचत होती है। उसके बाद आता है फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जा सकती है। उसके बाद आता है वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां प्राप्त की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध के अंदर क्या होता है कि नई प्रजातियों की इसमें हमें उसमें नई जातियां हमें प्राप्त होती है, जिससे कि वैज्ञानिक जो शोध है, जो रिसर्च का कार्य है, वो बढ़ता है। आगे हमारे इसमें आता है दोष, कि इसके दोष क्या है। दोष में अगर हम बात करें, दोष क्या है, दोष में सबसे पहला जो आएगा, इसमें खरपतवार जो होते हैं, खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। पहला आता है खरपतवारों का प्रवेश होता है, जैसे सत्यानाशी के हैं, सत्यानाशी के बीज आ जाते हैं। इसी तरह से गेहूंसा है, ETC। अब खरपतवार इसमें जो नई प्रजाति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम अगर बीज लेके जाते हैं, नई जाति लेके जाते हैं, तो वहां पर जो खरपतवार है वो उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद में अगर हम बात करें पुनर्स्थापित किस्मों के साथ देश में नए रोगों, देश भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने क्षेत्र भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, में नए रोगों के रोग जनकों का प्रवेश हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका से, इसका एग्जाम्पल है श्रीलंका से कॉफी किट रोग का प्रवेश हो गया था, कॉफी किट। इसी तरह से हम आगे बात करें, 3 नंबर जो है वो कौन सा है, कई पुनर्स्थापित प्रजातियां अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, जो आपको पता है कि बहुत बड़ा आंतक है, बंगाल का आंतक इसे कहते हैं, कि नदी के ऊपर क्या होता है कि पूरी तरह से नदी के अंदर, नहर में पूरी तरह से ये फैल जाती है, जिसे पानी उसमें बह नहीं पाता है। अगर हम बात करें 4 नंबर की, इसके अंदर 4 नंबर क्या है, कुछ पुनर्स्थापित प्रजातियां से इकोलॉजी संतुलन पर खराब प्रभाव पड़ता है। जैसे बात करें यूकेलिप्टिस, जिसको अपने आम भाषा में यहां पर सफेदा भी कहते हैं, सफेदा। ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इकोलॉजी में ये क्यों है, क्योंकि अगर बात करें सफेदे की, यूकेलिप्टिस की, तो ये पर्यावरण का दुश्मन भी है, क्योंकि ये अपने आसपास के जो एरिया है, अपने आसपास की जो भूमि है, वहां से पानी को पूरी तरह से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरह से। तो पास की जो फसल है कोई और है, तो वहां उस फसल को पानी मिल नहीं पाता है, जिससे क्या वो फसल
नष्ट हो जाती है। तो ये एक इकोलॉजी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए पानी को अपने अंदर खींच रहा है, परंतु दूसरी जो वहां पे जो फसल खड़ी है या किसी प्रकार का कोई पौधा खड़ा है तो वहां उसके लिए वो क्या है, नुकसानदायक है। तो यानी पारिस्थितिकी के लिए ये क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो अगर हम बात करें आगे पादप, अगर हम बात करें पादप पुनर्स्थापन के लाभ क्या है, सॉरी उपलब्धियां क्या थी, इसके बारे में बात करें तो वो क्या है, देखिए इधर पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां क्या है। अगर हम बात करें उपलब्धियों के बारे में तो उपलब्धियों में बात आती है नई फसलें कौन कौन सी विकसित की गई है। नई फसलों की अगर हम बात करें, जैसे आलू की है, मक्का है, मूंगफली है, हर है, इसी तरह से मटर है, टमाटर है, इसी तरह से गन्ना है। बहुत सारी लगभग इनकी नई फसलों का निर्माण किया गया। इसी तरह से नई किस्में भी पादप प्रजनन के द्वारा प्राप्त की गई है। नई किस्म जो है वो कौन सी, नई किस्में कौन सी बनाई गई है। नई किस्में जब जैसे अगर हम बात करें धान की जो एक किस्म है वो है TN1। इसी तरह से धान की TN1 हो गई है। इसी तरह से IR8 है। इसी तरह से IR28 एक विकसित की गई है। IR36 है। इसी तरह से गेहूं की एक फसल जो की है लिडले ETC। यानी इतनी सारी, मतलब ये पादप प्रजनन की उपलब्धियां हैं कि नई फसलों का निर्माण किया गया है, नई किस्मों का निर्माण किया गया है। ये सारी पादप प्रजनन की उपलब्धियां हैं। तो आज हमने हमारे जो टॉपिक में हमने बात की थी पादप प्रजनन के लाभ क्या होते हैं, उसके दोष क्या होते हैं और इनकी उपलब्धियां क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पादप प्रजनन के बारे में, किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।